नमस्कार, मैं हूं सुशील शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास डिबेट शो मिलकर मांगेंगे जवाब। आज हम बात मध्य प्रदेश में नए वक्फ अधिनियम के तहत हुए वक्फ बोर्ड के पुनर्गठन को लेकर करेंगे। इस पुनर्गठन के साथ मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य भी बन गया, लेकिन गैर मुस्लिम को बोर्ड में सदस्य बनाने को लेकर सियासती संग्राम भी शुरू हो गया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सरकार के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रहा है, तो बीजेपी ने इस फैसले का स्वागत किया है। इसी मुद्दे से जुड़े हैं कई बड़े सवाल जिस पर मिलकर मांगेंगे जवाब, लेकिन सबसे पहले देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश नए वक्फ संशोधन अधिनियम के तहत वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इस पुनर्गठन में पहली बार 2 गैर मुस्लिम सदस्यों मनोज मालपानी और अनिमेश भार्गव को शामिल किया गया है। सनवर पटेल को दोबारा बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नए बोर्ड में 10 सदस्य हैं। इससे पहले वक्फ अधिनियम 1995 के तहत राज्य वक्फ बोर्ड के सदस्य केवल मुस्लिम समुदाय से ही होते थे। सरकार के फैसले का बीजेपी ने स्वागत करते हुए इसे गंगा जमुना तहजीब से जोड़कर बताया। तो वहीं कांग्रेस विधायक और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य आरिफ मसूद ने सरकार के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान किया। हिंदू सदस्य बनाने पर सियासत, पहली बार 2 हिंदुओं को बनाया गया सदस्य। सरकार के फैसले को मिल रही चुनौती, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे कांग्रेस विधायक। बीजेपी और कांग्रेस में सियासी तकरार। वक्फ बोर्ड कमेटी आखिर जमीन तो हिंदुस्तान की है, तो गरीबों के हित में दी जाने वाली भूमि है। वो भूमि पर्टिकुलर किसी मुल्ला मौलवी के नाम तो नहीं की गई। मैं समझता हूँ हिंदू सदस्यों का दृष्टिकोण भी गरीबों का भला करने का है और इसलिए वहाँ पर उनको रखा है। इससे कोई मुसलमानों को तकलीफ होने की जरूरत नहीं है। हाँ, उनको तकलीफ जरूर हो सकती है जो वक्फ की प्रॉपर्टी को खा रहे थे। देखिए, बहुत गलत है और पूरा मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है और सुप्रीम कोर्ट में 2 बिंदुओं पर स्टे तो नहीं है, लेकिन उस पूरे स्टे ना होने के बावजूद प्रक्रिया जारी है और सुप्रीम कोर्ट उस पर अंतिम निर्णय देगा। ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी थी जो इतनी जल्दबाजी सनवर पटेल को हो गई, इतनी घबराहट क्यों हो गई, ये समझ से परे है। मध्य प्रदेश शासन ने उसमें एक और मिस्टेक करी है कि 2 अन्य कास्ट का प्रावधान है, उन्हें 3 कर दिए। आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, आयुक्त जो है वो किस समाज का है, तो 2 से 3 हो गए। इस पूरे मामले को लेके मैं सुप्रीम कोर्ट बहुत जल्दी जाऊंगा। वक्फ बोर्ड में 2 गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल किए जाने के विरोध में ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी ने प्रदर्शन किया। सरकार से फैसले को वापस लेने की मांग की। इतना ही नहीं, कमेटी ने मुसलमानों को हिंदू संस्थाओं में नियुक्त करने की बात भी की। वहीं हिंदू धर्म गुरुओं ने कहा कि सनातन अपनाने वालों को हिंदू संस्थाओं में जगह मिलेगी। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड में 2 हिंदू सदस्यों की नियुक्ति होते ही कई लोगों को बहुत सारी तकलीफें होने लगी और ये तकलीफें उन लोगों को हो रही हैं जिन्होंने वक्फ की करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति को दबा रखा है। अब उनको इस चीज का डर है कि हमारी संपत्ति का कहीं उजागर न हो जाए, वही लोग विरोध कर रहे हैं और बार बार सवाल पूछ रहे हैं कि जब सनातन बोर्ड बनेगा तो क्या उसमें मुसलमानों को भी लिया जाएगा। तो हम ये बता दें कि सनातन बोर्ड शुद्ध धार्मिक बोर्ड है और अगर शुद्ध सनातनी बोर्ड है, अगर कोई मुसलमान सनातन को ग्रहण करता है तो आइए हम उसको सनातन बोर्ड का भी सदस्य बनाएंगे। लेकिन ये हमारे जो 2 सदस्यों की नियुक्ति मध्य प्रदेश सरकार ने वक्फ बोर्ड में करी, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत साधुवाद करना चाहूंगा कि कम से कम उन गरीबों की संपत्ति को बचाने का कार्य कम से कम हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया। मध्य प्रदेश में वक्फ बोर्ड के पुनर्गठन को लेकर अब सियासी बवाल मचना शुरू हो गया है। विपक्ष सरकार पर सवाल खड़े कर रहा है तो धार्मिक राजनीति का जीन भी बाहर निकल कर आ गया है। सरकार के फैसले के खिलाफ प्रदर्शन भी शुरू हो गए हैं। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट तक जाने की बात की जा रही है। ये सियासत है जो हर मुद्दे पर मध्य प्रदेश में सिर चढ़कर बोलती है। BSTV के लिए मनोज राठौर की रिपोर्ट। नए वक्फ बोर्ड अधिनियम को संसद ने पारित किया 2025 में, पिछले साल, और इसके बाद मध्य प्रदेश सरकार ने सबसे पहले उसी अधिनियम के आधार पर नियुक्तियां की। तो स्वाभाविक रूप से बवाल मचना ही था, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है। बहरहाल हम इसी पर चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं स्टूडियो में भाजपा प्रवक्ता शाहवर आलम जी, कांग्रेस प्रवक्ता ऑनलाइन जुड़े हुए हैं शहरयार खान, और वरिष्ठ पत्रकार राजनीतिक विश्लेषक राजीव खंडेलवाल जी भी ऑनलाइन जुड़े हुए हैं। सबसे पहले राजीव खंडेलवाल जी, आप ही से समझना चाहूँगा
कि जब वक्फ बोर्ड का संशोधन अधिनियम 2025 पारित हो गया, उसके अनुसार सरकार ने यदि नियुक्तियां की हैं तो कौन सा गुनाह कर दिया है? जो कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि ये जल्दी किया है, जब बिल्कुल कानून बन गया है जी, तो कानून बनने का मतलब ही ये होता है कि उसमें उसके तुरंत उसका इन्फोर्समेंट होना चाहिए। जी, नहीं तो आप खुद मतलब अभी तक तो ये होता था कि आप कानून बन गया लेकिन उसका पालन नहीं किया जा रहा, आप देरी क्यों कर रहे हैं? तो ये उल्टा क्वेश्चन हो रहा है कि जल्दी क्यों की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टे दिया वो क्लियर कट है। उसमें अपॉइंटमेंट में जो दो मुस्लिम लोगों में करने की बात है, गैर हिंदू मुस्लिम में करने की बात है, उसमें कहीं स्टे नहीं किया सुप्रीम कोर्ट ने, क्लियर किया सुप्रीम कोर्ट ने। तो इसने जो मध्य प्रदेश सरकार ने किया है ये बिल्कुल सही किया। और सुप्रीम कोर्ट का 2025 संशोधन जो सुप्रीम पार्लियामेंट ने जो आज पारित किया था उसको सुप्रीम कोर्ट में सहमति दी गई और वो अभी पेंडिंग है फाइनल ऑर्डर होने के लिए। इंटरिम ऑर्डर पारित किया गया तो जिसमें इंटरिम में जितना स्टे किया उस पर कोई सरकार ने कोई उसका वायलेशन नहीं किया है। इसलिए और जो प्रावधान जिस पर्पज से लाए थे उस पर बहस सुप्रीम कोर्ट में भी हो चुकी है और पार्लियामेंट भी हो चुकी है। तो उसको आप चुनौती देने का कोई औचित्य नहीं है क्योंकि वो बहस के बाद वो सब पारित हुआ है और सुप्रीम कोर्ट ने उस बहस के बाद आपको पूरा आपके आर्गुमेंट को नहीं माना और स्टे नहीं दिया। इसलिए साफ बात है मेरा कहना है कानूनन लिखा है और सरकार ने इसमें जल्दबाजी का सवाल नहीं है, डिले ही किया है बल्कि, और नोटिफिकेशन जारी हो गया और इसके बाद आपके पास कोर्ट का रास्ता खुला है। ये गलत है तो आपको लगता है कि जल्दबाजी जो है ये कानून न्याय न होकर न्याय हो रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट का स्टे ला सकते हैं। बिल्कुल ठीक राजू जी, आपने बहुत अच्छे से समझा। मैं कांग्रेस प्रवक्ता शहरयार से समझना चाहूँगा कि जब कोई अधिनियम संसद से पारित हो गया है, उसे लागू कर दिया गया है, तो फिर कांग्रेस को बवाल खड़ा करने की ज़रूरत क्या है? आपके प्रतिनिधि भी तो संसद में हैं, उन्होंने अपनी बात रखी होगी। क्यों उस कानून का विरोध कर रहे हैं? क्यों नियुक्तियों का विरोध कर रहे हैं? संसद में जो ये बिल आया था तो पूरे देश ने देखा था। इस सरकार की जो मंशा थी वो निश्चित ही भेदभावपूर्ण रवैया था। सुबह 11 बजे जब किरण रिजिजू ने 655 पन्नों का जो जेपीजी का आया था बिल में संशोधित होके, उसमें विपक्ष के किसी सांसद का कोई डिसेंट नोट ऐड नहीं था। यह आपको भी अच्छे से मालूम है और देश को भी मालूम है। कांग्रेस की आपत्ति वहीं से थी कि ये आपने पाखंड और प्रपंच क्यों पूरे देश में 6-8 महीने का टाइम घुमा के और कान वहीं से मरोड़ा जो आप चाहते थे। तो इनकी नियत में खोट है। जो हमारी शंका थी इस बिल के आने के टाइम पर, जो हम लोग अपनी चिंता जाहिर कर रहे थे, अभी हाल में देख लिया हमने। पिछले 7 तारीख को अयोध्या में चंदा चोर निकले ये लोग, जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को। शहरयार जी, विषय से ना भटके। आपको तो ये इस पे गर्व होना चाहिए। नहीं, चंदा चोरी की बात ही नहीं हो रही है। निकली है तो दूर तक जाएगी। अरे आप विषय पर बोलिए ना, आप विषय पर बोलिए। विषय है, अरे ये कैसा आप बात कर रहे हैं? हिंदू धर्म के बारे में बोल रहे हैं तो आप बात विषय पे बोलिए। नियुक्तियों के विरोध की हो रही है, आप उसे विषय को ले जा रहे हैं कहीं और। करेंगे क्या? अरे तो बिल्कुल सुशील जी, जब उससे जुड़ी ही ये बात है जो हमारी शंका थी कि ये अल्पसंख्यकों को नहीं, ये बहुसंख्यकों को भी ठगने का काम कर रहे हैं, तो वो जाहिर हो गया। तो निश्चित ही सरकार में इतनी जल्दी क्यों थी जब सुप्रीम कोर्ट में 2 पॉइंट पे जो संज्ञान लिया कि इसमें एक तो हिंदू सदस्य नहीं हो सकते और दूसरा ये कि इसमें जो कस्टोडियन है कलेक्टर वो भी सरकार के प्रतिनिधि है। उससे हटके एक कदम और आगे सरकार ने जो आयुक्त नियुक्त किया वो भी तो सरकार का हिस्सा है। तो मतलब आप लोग की जो चंदा चोरी से जो प्रॉपर्टीज को चोरी करने की मंशा है वो निश्चित साफ दिख रही है। तो इसमें इनको इतना दर्द क्यों हो रहा है? अगर आपको इतना ही सौहार्द की और भाईचारे की आप मिसाल पेश करना चाह रहे हैं तो ठीक है, आप पहले करिए, किसी हिंदू बोर्ड में मुस्लिम सदस्यों को नियुक्त करिए। अभी ने बाइट सुनाई ना एक धर्मगुरु की कि सनातनी, तो निश्चित है ये वक्फ बोर्ड भी मुस्लिमों को है। इसमें किसी गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी नहीं है,
इसमें मुसलमानों की दान की हुई उनकी गाड़ी कमाई की प्रॉपर्टी है। ये जो प्रपंच और भ्रम फैलाया जा रहा है देश भर में कि ये इनके किसी मल्ला मौलवियों की नहीं है, तो वो जाहिल जो वो विधायक है उसको ये नहीं मालूम उनकी क्या एजुकेशन है और वो बातें कर रहे हैं। उनको अगर इतने ही बड़े वाले थे तो वो अपने घर में रोक पाते अपने भाई को, वहां तो वो रोक नहीं पाए। बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी सुशील जी, सिलेक्टिव नहीं होगी। आप उसको अरे विषय तो सिलेक्टिव अच्छा, चलिए शहरयार जी आपने अपनी बात कह दी। मैं शाहवर जी सुशील जी विषय पे तो बोल रहा हूँ। हाँ ठीक है ना, आपकी बात आ गई, आपकी बात आ गई, प्रॉपर्टी क्या देखिए सरकार की प्रॉपर्टी है, आपकी बात भी आ गई, आपके सवाल भी आ गए। शाहवर जी बहुत सीधा सा सवाल है कि आपकी नीयत में ही खोट है और आपने सबसे महत्वपूर्ण जो अभी, हालांकि बहुत विषय अब वैसा नहीं है, लेकिन उनका एक आरोप है कि जेपीसी में जो भी संशोधन की बात की गई थी उनको भी स्वीकार नहीं किया गया। देखिए सुशील जी, मैं अपने साथी प्रवक्ता, मेरे मित्र भी हैं शहरयार खान जी, मैं उनको बता देना चाहता हूं कि ये कोई मस्जिद या दरगाह की कमेटी नहीं है। वक्फ बोर्ड शासन द्वारा संचालित एक संस्था है और ये पिछले 70 सालों से कांग्रेस के कब्जे में था, क्योंकि इसको लगभग ये जो हमारे वक्फ की गई संपत्तियां थी उनमें 100-125 साल तक पुरानी संपत्तियां हैं। लेकिन इस वक्फ बोर्ड की उन संपत्तियों से जो आय आ रही थी उसमें क्या मुस्लिम समाज का आज तक कुछ भला हुआ? क्या किसी बच्चों को इन्होंने पढ़ाया, किसी को कॉलेज भेजा? क्या कोई ऐसे संस्थान खड़े किए थे, कोई हॉस्पिटल बनाए थे? क्या इसमें भारी भ्रष्टाचार हो रहा था और जो कुछ लोग थे, चंद लोग थे जो वो उस पर काबिज थे। तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ये सोच थी कि जो संपत्तियां जिस पर के मुस्लिम समाज की जो संपत्तियां थी वक्फ की हुई, मुस्लिम समुदाय के ही लोगों के भले के लिए, उस पर जो है डकैती हो रही है। तो अब इस पर पे ये कोई रातों रात लाया हुआ बिल नहीं है। देखिए इस बिल के लाने से पहले सबसे पहले पब्लिक डोमेन में गए, उसके बाद में हमने जो है सदन के दोनों सभाओं में, राज्यसभा और लोकसभा में इस पर चर्चा हुई, उसके बाद जेपीसी पे चर्चा हुई, फिर उसके बाद लोकसभा में सुप्रीम कोर्ट की सहमति और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से ये वक्फ बोर्ड जो है पारित हुआ है। अब अगर नियुक्ति की मैं बात करूं, यह बात सही है कि मैं मध्य प्रदेश की सरकार और मोहन यादव जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने मध्य प्रदेश में सबसे पहले इसका गठन किया है। तो भाई क्या दिक्कत है आपको? और हमारे जो बोर्ड का अध्यक्ष है सनवर पटेल, उन्होंने पिछले ही अभी आपने देखा होगा कि 850 बच्चों को छात्रवृत्ति दी जो मुख्यमंत्री जी के हाथों बंटवाई गई। अब इसी प्रकार से बोर्ड काम करेगा। जो वंचित लोग हैं, जो इसके हकदार लोग हैं, ये बोर्ड अब उनके लिए काम करेगा जो पिछले 70 साल से नहीं हो रहा था। अब तो तकलीफ सिर्फ उन्हें हो रही है जो इसकी गाड़ी कमाई हमेशा अपने पास रखते थे और समाज का आज तक कोई उन्होंने भला नहीं किया। ये सिर्फ और सिर्फ तकलीफ इस बात की है और कोई मामला नहीं है। और रहा सवाल क्या गैर मुस्लिम का, तो क्यों नहीं हो सकते? जैसा मैंने बताया कि ये कोई इमाम नियुक्ति नहीं करेंगे, ये कोई मुअज्जिन नहीं बनाएंगे, किसी दरगाह पे मुजाबिर को नहीं बैठा सकते। ये तो वक्फ बोर्ड की शासन द्वारा संचालित समिति के सदस्य हैं। अभी तीसरे सदस्य की आरिफ मसूद बात कर रहे थे। भाई आयुक्त जो होता है वो किसी धर्म का नहीं होता, वो सरकार का होता है। कलेक्टर किसी धर्म का नहीं होता, वो सरकार का होता है। तो वो तो पदेन रहेंगे, वो पहले भी थे। इससे पहले भी जब कांग्रेस की सरकारें थी तो क्या एसडीएम और कलेक्टर का कोई हस्तक्षेप नहीं था? अच्छा, उसके अलावा आपकी कमेटी में जो अभी नवीन कमेटी है उसमें विधायक जो है आसिफ अकील, जो उत्तर विधानसभा से विधायक हैं, वो खुद उसमें सदस्य हैं। तो क्या दिक्कत है? बिल्कुल ठीक कह रहे शाहवर जी। अभी शहरयार जी जिसका जवाब भी देंगे। हमारे साथ रिटायर्ड हाईकोर्ट के जस्टिस अभय गोहिल जी भी जुड़ गए। अभय जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। हालांकि ट्रैफिक के कारण थोड़ा सा विलंब से जुड़े हैं। अभय जी बहुत सीधी सी बात समझना चाहता हूं। जो एक बात विद्वान विधायक ने कही है, जो कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य भी हैं, आरिफ मसूद ने, कि जब मामला कोर्ट में लंबित है, सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं लगी है, तो सरकार को इतनी जल्दबाजी नहीं करनी थी। कानूनी पहलू क्या कहता है? क्या कोई मामला कोर्ट में चल रहा है तो क्या उस समय नियुक्ति की जानी चाहिए? सुशील जी, आज आपने बहुत अहम सवाल मुझसे पूछा है। सवाल ये है कि वक्फ बोर्ड में जो 2025 में एक व्यापक संशोधन लाई भारत सरकार, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कोई 70 रिट पिटिशंस पेंडिंग है जी। और सारे मुद्दे, जितने मुद्दे हो सकते हैं कि बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्य हो सकता है, नहीं हो सकता है, ये संपत्ति
धार्मिक संपत्ति है वक्फ बोर्ड की, या मुस्लिम समाज इसको कंट्रोल करता है, या धर्म से इसका कोई संबंध है, ये सारे के सारे जितने मुद्दे हैं वो सब उन रिट पिटिशंस में सुप्रीम कोर्ट के सामने चैलेंज किए गए और उन पर बहस चल रही है। काफ़ी लंबी बहस है, देश के काफ़ी विद्वान वकील दोनों तरफ से उस बहस को आगे बढ़ा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट बार की 3 जजेस की बेंच उसे सुन रही है और काफ़ी सारे मुद्दे खुल करके सामने आ रहे हैं कि यदि प्राचीन संपत्तियां होंगी तो उनको कैसे दस्तावेजीकरण उसका किया जाएगा, कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे, और कलेक्टर का जो उसमें आदेश होगा। नहीं अभय जी, मैं सिर्फ ये समझना चाह रहा हूँ, देखिए याचिकाएं 70 से ज़्यादा हैं, ठीक बात है जी, लेकिन क्या इसी आधार पर उस पर सरकार ने ये सोचा होगा कि उसमें कोई रोक नहीं है, बंधन नहीं है? नहीं, इसमें लीगल टर्म क्या, यदि बंधन नहीं है तो स्वाभाविक रूप से सरकार उस पर अधिनियम का पालन कर सकती है। हाँ, कर रही है, इसीलिए शायद किया उन्होंने, इसीलिए किया कि इसमें सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने उसमें कोई स्टे नहीं दिया या उस किसी प्रावधान को स्टे नहीं किया या इससे नहीं रोका कि आप नियुक्तियाँ नहीं कर सकते। तो सरकार ने काम चलाने के लिए, जब ये मुद्दा भी सामने है तो जब ये इस पर निर्णय आएगा उस समय सरकार देख लेगी कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना है। बिल्कुल ठीक है भाई जी। फिलहाल मतलब ये है कि इस वक्त सरकार के पास पूरे अधिकार हैं कि उस अधिनियम के तहत वो कार्रवाई कर सकती है। राजीव जी, मैं पुनः आपके पास लौटूंगा और समझना यह चाहूँगा, बल्कि दर्शकों को भी आप समझाइए कि क्या हर मामला कोर्ट तक जाएगा, और दूसरी बात यह है कि यदि कोर्ट में 70 याचिकाएं हैं और यदि उनकी सिर्फ सुनवाई हो पा रही, इसका मतलब है कि तथ्य उतने मजबूत नहीं हैं, अन्यथा स्टे या कोई किसी तरीके का अंतरिम आदेश भी कोर्ट दे सकता था। देखिए सुशील जी, ये चूंकि बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है जी, और जैसा कि गोहिल साहब ने भी कहा है कि इसमें इतना विस्तृत विचार विमर्श हो चुका है सुप्रीम कोर्ट से लेकर पार्लियामेंट से लेकर ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी में जी, कि मुद्दा कोई भी इसमें छूटा नहीं है। सवाल यह है कि ये एक चीज को हम भूल जाते हैं, ये मध्य प्रदेश की भाजपा की सरकार है और इसका रिकॉर्ड है। यदि आप शिवराज सिंह सरकार की बात करेंगे तो बहुत से ऐसे मुद्दे और इश्यूज रहे हैं जहां पे सबसे तेज, सबसे आगे पहले शिवराज सिंह की सरकार रही है। उसी क्रम में मोहन यादव की सरकार ने भी यह देश में सबसे पहले कदम उठाया है और क्रेडिट लेने का यह प्रयास किया है जो शिवराज सिंह हमेशा लेते आते रहे हैं। उसकी ही यह उसी कड़ी में आगे का कदम है। और जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का मैटर है, निश्चित रूप से एक अर्जेंट इनको एप्लीकेशन लगाना चाहिए कि अर्जेंट हियरिंग की जाए, जो ताकि उस पे सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मुद्दे सुनने के बाद ऐसा नहीं कि जो इनकी इंटरिम एप्लीकेशन थी, स्टे एप्लीकेशन थी, वो पूरी रिजेक्ट कर दी या पूरी स्वीकार कर ली गई। उसमें बहुत से मुद्दे पे 3 मुद्दे जैसे हैं उस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे किया है और बाकी मुद्दों पे उन्होंने स्टे नहीं किया है। जैसे 5 साल का मुद्दा था पहचान का, उसको उन्होंने स्टे किया है। लेकिन जहां तक मुस्लिम संख्या जो है 3 लोगों की उन्होंने मैक्सिमम उसको माना है, लेकिन उस अपॉइंटमेंट पे कोई स्टे नहीं किया है और उसी का फायदा मध्य प्रदेश की सरकार ने लिया है और जो लिया जाना चाहिए कानूनन। यदि क्योंकि आपने कानून क्यों बनाया है, आप यदि कानून का पालन कर रहे हैं और आपको सुप्रीम कोर्ट न्यायालय अनुमति देता है तो उसका पालन होना चाहिए। इसमें कोई ये बात जरूर है, कह सकते हैं कि पॉलिटिकल राजनीतिक रूप से टाइमिंग का बड़ा प्रश्न होता है। आज जो बनाया गया और राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट का जो मामला है उसमें स्पष्ट प्रावधान है कि उसमें कोई भी गैर मुस्लिम नहीं होगा और उसी समय ये आज ये प्रावधान ये ऐड करना निश्चित रूप से टाइमिंग का प्रश्न तो है और ये भाजपा की नीति है कि किस समय कैसी चोट विपक्ष को देना चाहिए वो उसको आता है। नहीं ठीक है, सही कह रहे हैं राजू जी। पर शहरयार जी, बहुत महत्वपूर्ण यह भी कि जब ये जेपीसी बनी थी तो आपके भी सांसद थे, AIM के भी सांसद थे, ओवैसी साहब भी थे, इमरान मसूद भी थे, गौरव गोगोई भी थे, बहुत सारे सांसद थे और ये संयुक्त पार्लियामेंट कमेटी थी। यदि उसके जो भी सुझाव थे या संशोधन वाली बातें थी यदि अस्वीकार हुई होंगी तो बहुमत से ही हुई है ना। इसमें इतना शोर क्यों? 2013 में आपके समय भी एक वक्फ कानून संशोधन अधिनियम आया था, वो भी पारित हुआ था।
अब सरकार को लगा, इस सरकार को, कि उसमें कुछ खामियां हैं, उसमें कुछ परिवर्तन किया जाना चाहिए, तो कर दिया। उसी आधार पर मध्य प्रदेश सरकार ने नियुक्तियां की है। तो इतना बवाल खड़ा करने की जरूरत क्या है? सुशील जी, निश्चित ही इनकी तो नियत में खोट पहले से ही था जब इन्होंने जेपीसी में मेंबर बनाया। अरे ये भी तो हो सकता है 2013 में आपकी नियत में खोट रहा हो। अरे सुशील जी, आप 2013 या 1995 के कानून को लेके बात कर रहे हैं, उससे आज तक कहीं भाजपा ने उसमें कोई कमियां निकाली? 21 साल से मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है, उन्हीं के सीओ बैठते हैं वक्फ बोर्ड के कस्टोडियन के तौर पे। उन्होंने कहीं कोई त्रुटि पाई क्या? ये सरकार से पैसा ले रहे थे, तनख्वाहें ले रहे थे और ऐसे कोई कमी इनको नहीं दिख रही थी? अब जबकि इनको ये पॉलिटिकल माइलेज लेना है तो निश्चित ही उन्होंने 31 में से 16 अपने लोग बनाए, और जो डिसेंट नोट 655 पन्ने का था सुबह 11 बजे देते हैं और 4 बजे तक उसमें डिसेंट नोट मांगते हैं। तो क्या मोदी जी इतने काबिल हैं या भाजपा में ऐसा कोई नेता है कि वो 650 पन्नों से अधिक के रिपोर्ट को पढ़कर 6-7 घंटे में डिसेंट नोट दे दे? बताइए, ऐसा कोई हो? तो इनकी नियत में ही खोट थी। इनको तो ये सिर्फ प्रपंच करके दिखाना था कि हमने ये सारी तो आपको वहां विरोध करना था, वहां आपका विरोध नहीं शहरयार जी वहां आपको विरोध करना था, वहां आपका विरोध नहीं चला। तो उस कानून का यदि पालन मध्य प्रदेश में हो रहा है तो आपत्ति करने की क्या जरूरत है? ऑलरेडी आपकी सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं लगी हैं, वहां पर विरोध करने के बावजूद डिसेंट नोट में हमारी आपत्तियों को तो उसमें लिया ही नहीं गया। ये बात ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में आप चैलेंज कर चुके हैं ना उसे। मध्य प्रदेश तो उस कानून का पालन कर रहा है। बिल्कुल, सरकार को इतनी जल्दी क्या है? अगर इनकी नियत में कोई दुर्भावना नहीं है तो इतनी जल्दी क्या है? सुप्रीम कोर्ट का आपको मालूम है सुप्रीम कोर्ट में कितने मामले पेंडिंग हैं? जब तक स्टे नहीं मिलेगा, और जैसा कि राजीव जी बता रहे हैं, कुछ चुनिंदा उस पूरे अधिनियम देख रहा है, चुनिंदा विषयों पर है कि भगवान राम की बैसाखियों पे इन्होंने ये 2024 का चुनाव जीता है। 400 का जो सपना देख रहे थे 240 पे रुके। अब उन्हीं भगवान राम को, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को भी इन्होंने लूट फिर विषय से भटक गए, फिर विषय से बाहर शाहवर जी, जो मुझे समझ में आ रहा है, शहरयार जी या कांग्रेस को आपत्ति इस बात पर है, कांग्रेस की जो मुख्य आपत्ति सरकार की नियतों से होता है। शहरयार की नियत में ही खोट है, सरकार की नियत में खोट है। अरे भाई मुझे बोलने देंगे? इस चीज को हम उठाएंगे और एक बार नहीं 1000 बार उठाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में उठाएंगे कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का आने का इंतजार कर लेते। देखिए, कोई क्या याचिका लगी है? कोई याचिका नहीं, कोई स्टे है क्या? 70 याचिका लगी है, पढ़ लिख के स्टे तो नहीं है ना? आपको कुछ मालूम नहीं है, आप आके बैठ गए। स्टे तो नहीं है ना? मजिस्ट्रेट, अरे आपकी बदतमीजी से आप जीत नहीं सकते मुझसे। आप कायदे से बात करिए, बिल्कुल पढ़े लिखे लोगों की तरह बात करिए। भाजपा के एजेंट की बिल्कुल पढ़े लिखे लोग, जाहिर गवारों की तरह बात मत करना। बात तर्क के साथ करिए। आप जो मैं कर रहा हूँ उसका जवाब मुझे देना। मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूँ, अगर आपके बस की हो तो आप प्रश्न का उत्तर दीजिए। आप भगोड़े हो, भाजपा में जाके बैठ के आप चारू ये क्या तरीका? शहरयार जी शब्दों का चयन तो ठीक रखिए। शाहवर जी दोनों का बहस करे। मैं पूछ रहा हूं, मैं प्रश्न कर रहा हूं, उत्तर दो। आप जाहिलों की तरह बात करते हो। आप एक नंबर है अपना सवाल दोहराइए। ऑडियो डाउन करो। आप अपना सवाल दोहराइए। ये गवार है। अरे आप अपना शाहवर जी, उनका माइक डाउन हो गया। आप अपना शाहवर जी का, शहरयार जी का ऑडियो डाउन करिए। ऑडियो, हाँ, आप अपनी बात करिए। मेरा कहना है सुशील जी कि पिछले 70 सालों से वक्फ बोर्ड ने मुस्लिम समाज के लिए क्या किया? कोई भवन बनाए, कोई स्कूल कॉलेज बनाए? जब सरकार ने ये इसकी चिंता की कि हम जो है इन संपत्तियों की देखरेख करेंगे और मुस्लिम समुदाय के हित में काम करेंगे, जबकि देखिए जितनी भी योजनाएं केंद्र सरकार की या राज्य सरकार की, वो बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक की अलग नहीं है। जो बहुसंख्यक की योजनाएं लाभान्वित वही अल्पसंख्यकों की है, वही मुस्लिम के लिए भी है। सारे लोग जो है प्रशासन की नीतियों का फायदा उठाते हैं। सवाल इस बात का है कि कांग्रेस एक ऐसा विपक्ष है जिसके पक्ष में कोई नहीं खड़ा होता। ये हर मुद्दे में विफल होते हैं। जब जब इन्होंने विरोध किया है, इन्होंने मुंह की खाई है। आप वक्फ बोर्ड पर आप पहले उस पर संज्ञान लीजिए कि क्यों हुआ।
आखिर क्यों हुआ कि जो आपके लोग बैठे थे पुराने वही डकैतियां कर रहे थे। आज सबसे बड़ा नुकसान उन्हीं लोगों का है जिन्होंने संपत्तियों को दबा रखा है, बिल्डिंगें खड़ी कर रखी हैं। उनको डर है कि 70 सालों में जो किया है अब वो निकलेगा। शाहवर जी सवाल देखिए, सवाल एकड़ जमीनें बना के बैठे हैं ना, अधिनियम 2025 को लेकर लगे, वो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। फिलहाल इनको आपत्ति इस बात को लेकर है कि सदस्यों की नियुक्ति कर दी है, उसमें भी गैर मुस्लिम सदस्य। बहरहाल मैं अभय जी आपसे एक बात समझना चाहूंगा। सुशील जी बता दूं, जब ये बिल पारित हो रहा था तो उसमें प्रावधान था कि गैर मुस्लिमों की संख्या प्रावधान महिलाओं की भी संख्या रहेगी, यही महिलाओं की बढ़ोतरी की गई। पहले जी मैं मानता हूं 2 महिलाएं हुआ करती थी। चलिए मेरे पास शाहवर जी, मेरे पास समय का अभाव, मुझे अभय गोयल जी से लास्ट एक बात लेकिन मैं शेरियार जी से फिर कह रहा हूं कि मेरे से कभी भी डिबेट करो तो बिल्कुल चलिए शाहवर जी अभय जी शाहवर जी अच्छे बदतमीज अभय जी सिर्फ एक बात समझना है उसका भी लिहाज रखा। यदि चूंकि कांग्रेस मध्य प्रदेश में इस नियुक्तियों का विरोध कर रही है तो ये तो जुबानी विरोध हो गया। ऑलरेडी 70 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, सुनवाई चल रही है। इन 2 जो गैर मुस्लिम सदस्यों को, माफ कीजिएगा, वक्फ बोर्ड में सदस्य बनाया गया है, यदि विपक्ष जुबानी बात कर रहा है तो क्या उसके पास कोई विधिक अधिकार भी है? क्या विधिक उसके पास कोई रास्ता है? देखिए, ये विषय विधिक रास्ता है नहीं है, इन्हें क्या करना चाहिए। सवाल ये है, जब 70 याचिकाएं लंबित है और उसमें ये मुद्दा भी लंबित है जी कि गैर मुस्लिम उसमें सदस्य हो सकता है कि नहीं हो सकता, या जो प्रावधान डाला है गैर मुस्लिम रखने का, तो ये भी मुद्दा शामिल है कि संपत्तियां धार्मिक संपत्तियां होंगी कि नहीं होंगी, वक्फ बोर्ड धार्मिक होगा कि नहीं होगा। ये जब सारे मुद्दे जब सुप्रीम कोर्ट के सामने हैं तो इस पर आज कोई उत्तर देने का मतलब नहीं। तो मतलब इंतजार करना चाहिए। आज जो कानून बन गया है वो कानून प्रभावशील है, 2-3 मुद्दों को छोड़ करके सब पर अभय जी एक बात, जैसा कि भ्रम फैलाया जा रहा है कि सरकार ने गलत किया, आपको लगता है सरकार ने गलत किया? अधिनियम का पालन करना कहां से गलत हो सकता है? मैं ये राजनीतिक जो सवाल है उस पर तो मेरा टिप्पणी करना या कोई जवाब देना मेरा उचित नहीं है। मैं सिर्फ कानूनी प्रावधान तक अपने को सीमित रखूंगा और ये कहूंगा कि भाई जब सुप्रीम कोर्ट के सामने ये मुद्दा भी विचाराधीन है, ये मुद्दा भी चैलेंज किया गया है, तो इस मुद्दे पर फैसला आने दीजिए। बिल्कुल ठीक बात है। तो जो भी लड़ाई है वो आपको कोर्ट के माध्यम से न्यायपालिका में ही लड़नी चाहिए, क्योंकि यह अधिनियम बन चुका है। इस अधिनियम का पालन करना राज्य सरकारों की बाध्यता है। मध्य प्रदेश सरकार का तो इस अधिनियम के तहत नियुक्तियां करने पर स्वागत किया जाना चाहिए, लेकिन विपक्ष राजनीति के तहत इस मामले को लेकर सवाल उठा रहा है, जो कि पहले से ही कोर्ट में लंबित हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।